हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गो टू सक्सेस। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, आज हम करने वाले हैं 200 क्वेश्चंस पीजीटी मेल पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की। ठीक है, जो काफ़ी यूजफुल रहेंगे। अभी जो फीमेल कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम होने वाला है, उन कैंडिडेट्स के लिए हम बीच में कोई ब्रेक नहीं लेंगे। 200 क्वेश्चंस हम लगातार करेंगे। सबसे पहले एक पहचान आपको कि कहाँ से आपका सब्जेक्ट शुरू हो गया है और कितने आपने पार्ट कर लिए हैं, इसमें आपको अलग से शो किया गया है। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर डिसिप्लिन वन डिसिप्लिन मतलब आपका सब्जेक्टिव है और पार्ट है फर्स्ट। यहाँ पर आपके 10 पार्ट्स होते हैं 20 क्वेश्चंस के। इस तरह से आपके सेकंड पार्ट में टोटल 200 क्वेश्चंस होते हैं। एक सेक्शन को अगर आप सबमिट कर देते हैं तो दोबारा उसको ओपन नहीं किया जा सकता। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको हर सेक्शन को कंप्लीट करना है। नेगेटिव मार्किंग 0.25 की रहेगी। बहुत ध्यान से आपको एग्जाम को करना है। तो ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, रूसो की सामान्य इच्छा यानी कि जनरल विल की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। क्या थी उनकी जनरल अवधारणा? ठीक है, सामान्य इच्छा के बारे में उन्होंने क्या कहा था। रूसो ने सबसे पहले जनरल विल की अवधारणा के बारे में अपने राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर व्याख्यान में लिखा था। वह जोर देकर कहते हैं कि जनरल विल की व्यापकता संख्या की बात नहीं है, जितनी की आंतरिक गुणवत्ता और अच्छाई की है। जनरल विल को संप्रभु और व्यक्तियों को जनरल विल में सहभागी बनाकर रूसो ने स्वतंत्रता के साथ अधिकार को समेट लिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि जो जनरल विल हमेशा क्या होता है, जनता की भलाई के लिए होती है और सभी की इच्छा से अलग होती है। तो ये चारों ही सेटिस्फाइड हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, ये चारों ही उत्तर क्या है, रूसो की सामान्य इच्छा के अवधारणा के संबंध में बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकंड, मार्क्सवादी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के 3 आयाम कौन कौन से हैं? विरोधों की एकता का नियम, मात्रा की गुणवत्ता में परिवर्तन का नियम या निषेध का नियम। तो यह नियम की सामग्री और आदर्श समान है और एकता का गठन करते हैं। तो इनमें से एक नहीं है, कौन सा नहीं है? क्वेश्चन को पूरा पढ़ें। यहाँ पर 3 आयाम बताए गए हैं कि मार्क्सवादी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के 3 आयाम हैं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक ऑप्शन को निकालना है कि कौन सा उनके आयाम में से नहीं है। इस चीज का आप ध्यान रखें। क्वेश्चन को अधूरा पढ़कर आंसर ना दें, क्योंकि अधूरा क्वेश्चन पढ़कर आप आंसर करते हैं तो पूरे चांसेस होते हैं नेगेटिव मार्किंग के। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 1936 में B.R. अम्बेडकर ने बॉम्बे प्रांत के चुनाव में 17 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए एक राजनीतिक दल का गठन किया था। उस दल का क्या नाम था? भीमराव अम्बेडकर से क्वेश्चन पूछा गया है। उनका नाम था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। बहुत मुश्किल क्वेश्चंस अभी नहीं आए हैं। हमने 3 क्वेश्चन किए हैं जो कि काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 4। शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनता है? यहाँ पर बात हो रही है राजनीतिक सिद्धांत की, वो भी कौन सा शास्त्रीय है। उसके जो पूछा गया है कि ये किससे मिलकर बनता है, मतलब क्या क्या उसमें जोड़ा गया है या किन किन सिद्धांतों को आधार बनाकर, किस आधार पर वो सिद्धांत बनाए गए हैं। पहला है शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत, जिसका उद्देश्य लोगों से संबंधित मामलों के बारे में विश्वसनीय ज्ञान प्राप्त करना, विश्वास के लिए एक तर्क संगत आधार स्थापित करने के लिए दार्शनिक खोज करना और कार्यवाही के लिए एक तर्क संगत आधार स्थापित करने के लिए राजनीतिक रूप से प्रेरित करने का प्रयास है। ठीक है, इसे जनता के साथ राजनीतिक पहचान करने की मांग की। आम ग्रीक पोलिस, रोमन रेस पब्लिका और मध्य युगीन में कॉमनवेल्थ का प्रयोग। सभी ने भागीदारों के रूप में लोगों के बीच आम बात को साझा करने का संकेत दिया। और तीसरा पॉइंट यहाँ पर स्वयं को राजनीतिक संपूर्णता से जोड़ते हुए शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत ने व्यवस्था, संतुलन, स्थिरता और सद्भाव पर जोर दिया। क्योंकि तीनों ही पॉइंट यहाँ पर हमें पॉजिटिव लग रही हैं, तो तीनों का ही संबंध किससे है? शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत से है। इन तीनों को लेकर जो है ये सिद्धांत बनाया गया और हर चीज का यहाँ पर ध्यान रखा गया। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन 3, 1, 2, 3 तीनों हमें सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5।
निम्नलिखित में से किस तरीके से बी आर अम्बेडकर ने मार्क्सवाद की निंदा की? उन्होंने मतलब मार्क्सवाद की निंदा किस आधार पर अम्बेडकर जी ने की थी? अम्बेडकर को लेकर दूसरा प्रश्न आप देख सकते हैं, 5 में से सेकंड क्वेश्चन अम्बेडकर से आया है। उन्होंने सत्ता हथियाने के साधन के रूप में हिंसा की रणनीति की निंदा की और अच्छे समाज के निर्माण के लिए दृढ़ जनकारी का आह्वान किया। बिल्कुल सही है, हिंसा जो करते हैं उसकी निंदा की। उन्होंने तर्क दिया कि इतिहास की आर्थिक व्याख्या जो राजनीतिक और वैचारिक संस्थाओं द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका और राज्य के विलुप्त होने की अवधारणा को स्वीकार नहीं करती है। ठीक है, ये भी हमें सही लग रहा है। आगे देखते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि वर्गों के बीच कोई संघर्ष नहीं है और सामाजिक संबंधों में वर्ग संघर्ष बहुत बड़ा है। देखिए यहाँ पर तो हमें ठीक लग रहा है कि वर्ग संघर्ष नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर देखिए वर्ग संघर्ष बहुत बड़ा है। ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के ऑपोजिट यहाँ पर है, तो ये हमारा तर्क सही नहीं होगा। उन्होंने तर्क दिया कि एक अच्छा समाज उत्पादन के साधनों में व्यापक निजी स्वामित्व की मांग करता है। वो कभी भी निजी स्वामित्व की मांग के पक्षधर नहीं रहे हैं, तो आंसर हमारा 1 एंड 2 होगा, जो कि हमारा ऑप्शन सेकंड में है। क्वेश्चन पेपर को थोड़ा लेंथी जरूर कह सकते हैं, लेकिन मुश्किल नहीं कह सकते। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसने बेंथम के पैनोप्टिकॉन को शक्ति की एक नई तकनीक के रूप में श्रेय दिया? तो वो थे माइकल फैकाल्ट। माइकल फैकाल्ट ने बेंथम के पैनोप्टिकन की शक्ति की एक नई तकनीक के रूप में श्रेय दिया। ठीक है, ये नाम है, उनको शक्ति की एक नई तकनीक कहा या उसके रूप में एक पहचान दी, माइकल फैकाल्ट ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने कहा कि राजा के को विद्रोह के नेता के खिलाफ कार्यवाही शुरू करनी चाहिए, क्योंकि ये वही नेता है जो विद्रोह को नेतृत्व प्रदान करते हैं। किसी भी हालत में उसे लोगों की भीड़ के खिलाफ बल प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे व्यापक रक्तपात हो सकता है। ये किसके कथन थे? कौटिल्य के कथन थे कि जो राजा को कभी भी कार्यवाही नहीं करनी चाहिए विद्रोही नेताओं के खिलाफ, क्योंकि वही नेता हैं जो इसे नेतृत्व प्रदान करते हैं। यानी कि नेताओं का तो काम ही होता है विद्रोह फैलाना और लोगों की भीड़ इकट्ठा करना, और जब उस भीड़ के खिलाफ बल प्रयोग होता है तो फिर क्या होता है? रक्तपात होता है, खून खराबा होता है। ये कथन कौटिल्य की है। क्वेश्चन 8 है, निम्नलिखित में से किसने लाला लाजपत राय को समाजवाद के प्रति सहानुभूति रखने वाला एक बुर्जुआ राजनीतिक कहा है? एम.एन. रॉय ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस भारतीय राजनीतिक विचारक ने कहा समाजवाद का सार उत्पादन के साधनों की स्थिति को नियंत्रित करता है या नियंत्रण में निहित है? जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कही थी कि जो राजनीतिक विचारक रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा कि समाजवाद का जो सार है वो उत्पादन के साधनों की स्थिति के नियंत्रण में ही निहित होता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने निबंध लिखा पुरुषों में असमानता की उत्पत्ति क्या है और क्या यह प्राकृतिक कानून द्वारा अधिकृत है? यानी कि पुरुषों में जो असमानता की उत्पत्ति है वो क्या है, और प्राकृतिक जो कानून होता है क्या वो उसको अधिकृत करता है? What is the original of inequality among men and is it authorized by natural law? जीन जैक्स रूसो, यानी कि ये रूसो का कथन है। रूसो ने ये भी कहा है कि जो बच्चे होते हैं, अगर साइकोलॉजी की बात करें तो वो स्वतंत्र पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं, लेकिन इस समाज में आकर, इस सोसाइटी में आकर क्या करते हैं, वो बंधनों में जकड़ जाते हैं, बंध जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, नीचे दिए गए कथन को ए बी, कथन अभिकथन ए है, दूसरा कारण है जो कि आर है। स्टेटमेंट एंड रीजन से ये क्वेश्चन है। नीचे दिए गए पुट से सही उत्तर का चयन करना है। प्लेटो के लिए राज्य संबंधों की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपना व्यवसाय करता है, जहां राज्य का कार्य ऐसे संबंधों को बनाए रखना और बढ़ावा देना है। ये क्या है? आपका स्टेटमेंट है कि जो प्लेटो है वो कहते हैं कि राज्य संबंधों की ऐसी व्यवस्था है। एक तरह से उसने राज्य की क्या दे दी? डेफिनेशन दे दी कि ऐसी व्यवस्था जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपना व्यवसाय करता है, जहां राज्य का कार्य ऐसे संबंधों को बनाए रखना और बढ़ावा देना है। ठीक है,
ये एक ऐसी व्यवस्था है, इसका कारण हो सकता है। इसके अलावा प्लेटो ने जोर देकर कहा कि लोगों को पूर्ण जीवन जीने में मदद करना किसका काम है? सरकार का काम है। तो दोनों ही चीजें बिल्कुल सही हैं कि जो राज्य है वो लोगों को एक संबंध बनाने की एक व्यवस्था है। वो हर व्यक्ति को अपना कार्य करने की क्या करता है, कार्य करने के योग्य बनाता है या उसको बढ़ावा देने का काम करता है। उसके अलावा प्लेटो ने जो कहा था कि जो संपूर्ण जीवन है लोगों का वो जीने में और मदद करना, यानी कि लोगों को जीवन जीने में मदद करने का कार्य किसका है? सरकार का है। इसलिए तो हम सरकार को चुनते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम्स ना आए। हम जो भी गवर्नमेंट कहती है हम ये फ्री देंगे, वो कर देंगे, आपके लिए ये सुविधा करेंगे, हम उसी को वोट देते हैं। ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो ये दोनों सही है पूरी तरह से, लेकिन एक दूसरे के विपरीत है ना। इसको सही से नहीं बता रखा, यानी कि ये पूर्ण तरीके से व्याख्या नहीं करती है, एक ही सही व्याख्या नहीं है। ये पूर्ण तरीके से नहीं बताती है कि राज्य क्या है, राज्य की सही डेफिनेशन क्या है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता उन विशिष्ट स्वतंत्रताओं में से एक नहीं है जो जे.एस. मिल ने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में वकालत की? ऑन लिबर्टी मतलब निजी संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता। इसकी बात इन्होंने इसमें नहीं कही है। इन्होंने इसमें कहा विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, साहचर्य की स्वतंत्रता, कार्य करने की स्वतंत्रता। जबकि जो निजी संपत्ति है, ठीक है, उसकी स्वतंत्रता की बात ऑन लिबर्टी में जे.एस. मिल ने नहीं कही है। क्वेश्चन नंबर 13, जॉन लॉक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन प्रकृति की अवस्था में होने वाली असुविधाओं में से एक नहीं है? ठीक है, युद्ध की स्थिति क्या प्राकृतिक है? नहीं है। ठीक है, कानून घोषित करने के लिए एक विधायी प्राधिकरण की आवश्यकता, कानून के अवैयक्तिक निष्पादन की कमी, न्यायिक न्यायाधीश का कानून के उल्लंघन के मामलों का फैसला करना। तो इसमें से जो नहीं है प्रकृति की अवस्था में होने वाली असुविधा, जो असुविधा उत्पन्न नहीं करती वो ये है लगातार युद्ध की स्थिति में होना। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से कौन एक विज्ञान के रूप में राजनीतिक सिद्धांत का प्रस्तावक नहीं है? लियो स्ट्रोस। कौन एक विज्ञान के रूप में, यानी कि विज्ञान के नहीं, कोई सामाजिक राजनीतिक सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, कोई वैज्ञानिक राजनीतिक, तो जो लियो स्ट्रॉस है ये विज्ञान से संबंध नहीं रखते हैं। जॉर्ज कैटलिन, डेविड ईस्टर्न, रॉबर्ट डोहल, ये सब क्या करते हैं? एक विज्ञान के रूप में राजनीतिक सिद्धांत के प्रस्तावक हैं। क्वेश्चन नंबर 15, फिर से आपका स्टेटमेंट और रीजन वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर आपकी ओके 15 अभी रहता है हमारा। ये भी आपका स्टेटमेंट एंड रीजन पर है। कैरेट एंड स्टिक नीति एक दोहरी नीति है जिसका उद्देश्य विपक्ष में उदारवादी चरमपंथी तत्वों के बीच एक कील चलाना है। कारण इसका बताया गया, सरकार जो है वो नरमपंथियों को पुरस्कार और रियायतें दे सकती है, लेकिन साथ ही वह चरमपंथियों के खिलाफ अपने सैन्य अभियान को जारी रख सकती है। तो दोनों ठीक हैं, लेकिन जो रीजन है वो इसको स्पष्ट रूप से इसकी व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें इसका कनेक्शन हमें समझ नहीं आ पा रहा है, ये इसका सही रीजन नहीं है। नेक्स्ट है बुक्स और उनके राइटर्स के बारे में क्वेश्चंस नहीं है यहाँ पर। इसका क्वेश्चन मिसप्रिंट है। क्वेश्चन 17 देख लेते हैं। अंबेडकर ने सामुदायिक बंधन को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका सुझाव दिया था? उन्होंने अंतरजातीय विवाह का सुझाव दिया। किसके बारे में? अंबेडकर से। थर्ड क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिए 17 में से 3 क्वेश्चन अंबेडकर से पूछे जा चुके हैं। सामुदायिक बंधन को बनाए रखने के लिए क्या क्या सुझाव दिए? अंतरजातीय विवाह का सुझाव, अंतरजातीय भोजन करने का सुझाव। उन्होंने तर्क दिया कि वर्ण धर्म जो है, वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करने वाले शास्त्रों को त्याग दिया जाना चाहिए क्योंकि वो न्याय संगत है
और समाज के वर्गीकृत संगठन को वैध मानते हैं। तो ये तीनों ही जो तर्क हैं वो अम्बेडकर जी द्वारा दिए गए सुझाव या तर्क हैं। ये हमारा फिर से मिसप्रिंट है। 19 क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, ये फिर से आपका स्टेटमेंट और रीजन। अपनी पुस्तक सोशलिज्म यूटोपियन एंड साइंटिफिक में एंजल्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद को एक ऐसे सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया है जो मानता है कि मानव इतिहास के पूरे पाठ्यक्रम को निर्धारित करने वाला अंतिम कारण क्या है? समाज का आर्थिक विकास है। मानव इतिहास के पूरे पाठ्यक्रम को उत्पादन विनिमय के तरीके में होने वाले परिवर्तन के संदर्भ में समझाया गया है। तो इसमें जो बताया गया दोनों सत्य हैं, रीजन भी और स्टेटमेंट भी, और जो रीजन दिया गया है वो स्टेटमेंट का सही व्याख्या करता है, सही उसको बताता है, एक्सप्लेन करता है। ठीक है, अपनी पुस्तक ये देख सकते हैं कि इंग्लिश ने कहा कि जो ऐतिहासिक भौतिकवाद है उसको एक सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया है जो मानता है कि जो मानव इतिहास के पूरे पाठ्यक्रम को निर्धारित करने वाला अंतिम कारण किसको माना है? समाज का आर्थिक विकास। अब मानव इतिहास के पूरे पाठ्यक्रम को उत्पादन और विनिमय के तरीकों में होने वाले परिवर्तन के संदर्भ में समझाया गया है। यानी कि यहाँ पर जो चीज मानव इतिहास के पूरे पाठ्यक्रम में जो अगर आप देखेंगे कंफ्यूजन हो सकता है, तो फिर इसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया गया है इसके रीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रक्ता कौरबी और मुक्ताधारा निम्नलिखित भारतीयों में से किसकी कृतियां हैं? ये है आपकी रविंद्रनाथ टैगोर की। ठीक है, रक्ता कौरबी और मुक्ताधारा। अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपका सेकंड जो है वो शुरू हो गया है पार्ट। ये तो आंसर की दी है तो आपको कंटिन्यूटी में मिल रहे हैं, लेकिन जब आंसर की नहीं होती है तो यहाँ पर आपको पहले एक सबमिट का बटन मिलता है और जब आप उसको सबमिट कर देते हैं उसके बाद ही आप यहाँ तक पहुँच पाएंगे और वापसी का कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन जितने भी करें अच्छे से करें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 1974 का एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन नव निर्माण आंदोलन भारत में किस राज्य में आयोजित किया गया? ये गुजरात में किया गया था। L.I. रुडोल्फ और S.H. रुडोल्फ द्वारा भारत में राजनीतिक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये तीन कथन जो है ये सही है। आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं बिकॉज काफी लंबी वीडियो हो जाएगी नहीं तो। एक पूंजीवादी राज्य के रूप में भारतीय राज्य ने सार्वजनिक क्षेत्र और राज्य नियोजन के खोज में पूंजीवाद का आह्वान किया। ये इनका कथन नहीं है क्योंकि भारत ने कभी भी पूंजीवाद का आह्वान नहीं किया है। यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना। ठीक है, जो कि समाजवाद को और पूंजीवाद को दोनों को लेकर चलती है। निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र होने को दूसरों द्वारा हस्तक्षेप न किए जाने के रूप में परिभाषित किया है? बर्लिन ने। पुस्तक हिंदू सोसाइटी एंड क्रॉसरोड किसके द्वारा लिखी गई? के.एम. पणिक्कर। हिंदू सोसाइटी एंड क्रॉसरोड सॉरी। सापेक्ष अभाव सिद्धांत यानी कि रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा सही नहीं है? सापेक्ष अभाव को सक्रियकों की उनकी मूल्यापेक्षाओं और उनके पर्यावरण की स्पष्ट मूल्य क्षमताओं के बीच विसंगति की धारा के रूप में परिभाषित किया गया है। सापेक्ष अभाव मॉडल उस स्थिति का वर्णन करता है जहां अपेक्षाएं स्थिर होती हैं लेकिन क्षमताओं में गिरावट आती है। ये बिल्कुल सही है। विरोध आंदोलनों के लिए सापेक्ष अभाव का एक आवश्यक लेकिन पर्याप्त शर्त नहीं है। तो जो सही है बिल्कुल वो है ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखिए, रॉबर्ट नोजिक की न्याय की उदारवादी अवधारणा निम्नलिखित में से किसका बचाव करती है? ये मुक्त बाजार और पूंजीवाद की रक्षा करता है। क्वेश्चन 7, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ AISCF का गठन किस वर्ष किया गया था? 1942 में किया गया था, 1942 में। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन अधिकारों के निर्देशात्मक सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ये कथन जो है वो नीति निर्देशात्मक जो सिद्धांत है अधिकारों के, उनका वर्णन करता है। यह राज्य को एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया के उत्पाद के रूप में मानता है। नेक्स्ट करते हैं कहावत, वर्ग वर्चस्व कभी भी विशुद्ध रूप से आर्थिक या विशुद्ध रूप से सांस्कृतिक नहीं हो सकता है। किसने कहा है? मिलीबैंड ने, रोल्फ मिलीबैंड। अपनी आलोचना और उपयोगितावाद के विकल्प में जॉन रॉल्स निम्नलिखित में से किससे प्रेरणा लेते हैं? इमैनुअल कांट के हर इंसान की स्वतंत्र और समानता के नैतिक विचार से। नेक्स्ट है, इन पर विचार करें, कौन सा सही है कौन सा नहीं है। लॉर्ड एक्टन और एलेक्सिस डी टेक्विल ने जोर देकर कहा कि समानता और स्वतंत्रता विरोधी हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। कानून के शासन का मतलब है कानून संप्रभु है और कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना भी महान हो या ऐसा सोचता हो, स्वयं को कानून से ऊपर घोषित नहीं कर सकता है, क्योंकि यह मनमानी शासन के समान होगा। ये बिल्कुल सही है। जब आप स्वतंत्रता की बात करते हैं, संप्रभुता की बात करते हैं, तो कानून सबके लिए एक समान होता है, कोई भी उससे ऊपर नहीं जा सकता है, कानून का विरोध नहीं कर सकता। मार्क्सवादी परंपरा में यह दावा किया जाता है कि सभी मनुष्यों को अभ्यास द्वारा परिभाषित किया जाना चाहिए। सभी मनुष्य जानकार, जागरूक और व्यवहारिक एजेंट हैं। ये बिल्कुल सही कथन है। सकारात्मक समानता विशेषाधिकार की समाप्ति से जुड़ी है, जबकि नकारात्मक समानता का अर्थ है अवसर की उपलब्धता। ये गलत है। ठीक है, ये जो नकारात्मक समानता है ये अवसर की उपलब्धता नहीं होता है। तो ए, बी और सी हमारे सही कथन है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक आंदोलन का घटक नहीं है? तो शिक्षा जो है वो सामाजिक आंदोलन का घटक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युगम घटना और उसके वर्षा के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? ये है आपका मंडल विवाद 1981। कौन सा युगम घटना और उसके वर्ष के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? मंडल विवाद 1981। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से किसने कहा राजनीतिक संस्थागत उपकरण के रूप में सरकार का संसदीय स्वरूप लोगों के ठोस लोकतांत्रिक अधिकारों को जारी रखने या उनका विस्तार करने के लिए अपर्याप्त साबित हुआ है? ए, आर देसाई। भारत में राजनीतिक दलों या और दलीय व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो जो राजनीतिक दल 1967 के बाद प्रकृति में पूंजीवादी है, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है। संसाधन जुटाने के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? यह तर्कसंगत विकल्प सिद्धांत रैशनल चॉइस थ्योरी का परिणाम है। बिल्कुल सही है। यह इस धारणा पर आधारित है कि व्यक्तियों के कार्यों को यादृच्छिक रूप से प्रेरित किया जाता है, न कि वरीयता से। ये गलत है। ठीक है, लोगों को वरीयता दी जाती है कार्य के आधार पर। सिद्धांत ने यह दिखाने के लिए कथित तौर पर कहा कि एक आंदोलन की सफलता उपयोग के लिए उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करती है। ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 1 एंड 3 आपका सही होगा और ये है आपका ऑप्शन 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17, कावेरी जल विवाद भारत के किन दो राज्यों के बीच हुआ था? तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच। निम्नलिखित में से कौन न्याय के सामाजिक, तो यहाँ से आपका पूछा जा सकता है किस वर्ष या कब हुआ था। निम्नलिखित में से कौन न्याय के सामाजिक सिद्धांत के प्रस्तावक हैं? जॉन रॉल्स। स्टेट अगेंस्ट द पीपल लेख किसके द्वारा? रजनी कोठारी के द्वारा लिखा गया स्टेट अगेंस्ट द पीपल। नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए यशा बर्लिन निम्नलिखित में से कौन सा तर्क देती है? बर्लिन ने तर्क दिया कि स्वतंत्रता अपने नकारात्मक अर्थों में मुख्य रूप से नियंत्रण के क्षेत्र से संबंधित है, इसके स्रोत से नहीं। तो ये बिल्कुल सही तर्क है कि जो नकारात्मक स्वतंत्रता है उसकी रक्षा के लिए बर्लिन ने कथन दिया था, एक तर्क दिया था, वो था कि स्वतंत्रता अपने नकारात्मक अर्थों में मुख्य रूप से नियंत्रण के क्षेत्र से संबंधित है, इसके स्रोत से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच, गुड लक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। गुड लक।